इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्किटेक्चर का, मिडिवल आर्किटेक्चर का, उसका जो इम्पैक्ट आर्किटेक्चर सोसाइटी पे पड़ा, लोगों पे पड़ा, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स का क्या इम्पैक्ट रहा है आर्किटेक्चर में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा जो लेक्चर है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से है, मेंस के पर्पज से है कि मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता था आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। कि जो पहले प्रीवियस जो लेक्चर था मिडिवल आर्किटेक्चर का, हम लोग जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो डिस्कस किए। तो राइट डाउन, फर्स्ट थिंग्स इज अर्बनाइजेशन। अब इंडिया में जो है अर्बनाइजेशन की स्टार्टिंग जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है इंडिया में वो स्टार्ट हुआ था आईवीसी के टाइम पे। फर्स्ट अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ड्यूरेशन में। देन सेकेंड जो अर्बनाइजेशन था वो स्टार्ट हुआ था बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे, ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड। जो मगध है वो सेकेंड अर्बनाइजेशन था, मगध का डेवलपमेंट एंड महाजनपद दास का। एंड जो थर्ड अर्बनाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जो थर्ड अर्बनाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्लीज राइट डाउन फॉर द इंडिया विटनेस थर्ड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये जो फेज है वो थर्ड अर्बनाइजेशन का फेज है। दिल्ली, लाहौर, मुल्तान एंड लखनौती वर सेंटर ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। तो ये जो रीजन थे दिल्ली, मुल्तान, लखनौती एंड ये सारी चीज़ें, लाहौर, तो ये ना डेवलपमेंट सिटीज़ का, भाई सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों को रहने के लिए हो रहा है। तो उसका इंडस्ट्री भी, अब पहले जो इंडस्ट्री टाइम मैंने पढ़ा था, इंडस्ट्री की स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी। हालांकि वो पोल्ट्री इंडस्ट्री हो, छोटी छोटी चीज़ें बना के लोग अपना गुजारा करते हो, उसे वहाँ से ट्रेड भी स्टार्ट हुआ था। तो एंशिएंट टाइम में ट्रेड हुआ, उसका अब यहाँ भी ट्रेड होगा ना, तो कुछ चीज़ें सीखते गए, बनाते गए, तो पीरियड के साथ साथ तो फिर इंडस्ट्री डेवलप हुई। वो इंडस्ट्री और टाटा स्टील तो सडन डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा या रिलायंस नहीं हुई होगी ना। तो उस टाइम में जो इंडस्ट्री थी वो थी मेटल वर्क, वो मेटल का वो स्टार्ट हो चुका था बहुत ज़्यादा यूज़। पेपर वर्क, पेपर फैक्ट्री, पेपर मेकिंग, टेक्सटाइल्स। देन अर्बन सेंटर्स इन बिहार, गुजरात एंड प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश reflect the distance between the ruler and the ruled, the despotism of the sultan। तो जो रूलर, राजा और जो प्रजा के बीच का डिस्टेंस है वह क्लियरली देखने को मिलता है। मतलब स्टार्टिंग टाइम में क्या होता था, जब राजा की शुरुआत हुई इस टाइम पे, हालांकि इस टाइम ऐसा तो नहीं स्टार्टिंग से वो राजा बना दिया था, एक ट्राइब से स्टार्ट हुई थी इस चीज़ों की। तो वो ट्राइबल लीडर हुआ करता था, वो ट्राइब के साथ रहा करता था। उनके कोई उसका जब वॉर का इम्पेक्ट स्टार्ट हुआ तो भाई वो जो अपने सैनिकों के साथ जाके वॉर करता था, उनका रहता था, उनका खाना भी साथ बैठ के खाता था। बट चीज़ें जब बढ़ती गई, टैक्स वगैरह स्टार्ट हुआ, पैसा आते गया, तो फिर राजा के बड़े बड़े महल बनने लगे। उसके बाद तो यहाँ वो चीज़ें ना यहाँ से और ज़्यादा स्टार्ट होगी। जो राजा और जो प्रजा के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है कि भाई जैसा आज भी है कि आम आदमी आके नहीं मिल सकता प्राइम मिनिस्टर से। अब वो सेफ्टी रीजंस भी हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ अकड़ दिखाते हैं, क्योंकि सेफ्टी पर्पज है ना, आम आदमी को जाके मिल लेगा। जैसे राजीव गांधी जी के साथ हुआ था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो वो गलतियां नहीं रिपीट हो, इसलिए वो पर्पस आज हो सकता है, बट उस टाइम पे एक अलग पर्पस था। तो जो राजा, रूलर एंड रूल्ड के बीच, राजा और प्रजा के बीच जो डिस्टेंस था वो यहाँ से बढ़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था। ईच मोन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट द टेस्ट ऑफ द सुल्तान्स as because of their scale each sultan tried to build according to his like to expand his glory। तो जो सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स है, उसका सुल्तान का जो टेस्ट मतलब जो टेस्ट तो नहीं करना, उसकी चॉइस के हिसाब से, जो उसका चॉइस का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। और जो सारे सुल्तान थे वो वही यही चाहता कि हमारा जो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हम क्योंकि स्ट्रक्चर उस टाइम पे तो रिलीजन से इम्पैक्ट था, उसके बाद ये दिखाता था कि भाई कौन कितना प्रॉस्पर है, किसका कितनी कितनी वेल्थ है, कौन कितना वेल्दी है, किसकी ग्लोरी कितनी ज़्यादा है। तो वही चीज़ ना भाई, अच्छा स्ट्रक्चर होगा, भाई ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा तो ज़्यादा बड़ा साइज़ का ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा, तो लगे ना वो ज़्यादा पैसा खर्च किया। तो भाई ये बोले भाई इसका कितना पैसा, अब एंटीलिया बना लिया अंबानी साहब ने। हम लोग जैसे लोग तो बोले ना कितना पैसा अंबानी साहब का, एंटीलिया इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, इतने बड़े घर में रहते हैं, तो वही ऑब्वियसली ग्लोरी। तो सेम चीज़ भाई, जो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा उसकी ग्लोरी ज़्यादा फैलेगी, तो इसलिए भी यूज़ होता था। और जो स्ट्रक्चर थे राजा अपने टेस्ट, अपने
चॉइस के अकॉर्डिंग बनवाते थे। भाई कहीं गए हैं, वहाँ देख क्या है, अब अंबानी साहब कहीं गए होंगे, किसी का घर देख लिया होगा अदर कंट्री में, तो ठीक है हमारा घर भी उससे बड़ा बनना चाहिए। सेम चीज़ ऐसी होती थी। Alauddin built Alai Darwaja, which was majestic in scale. This reflect the despotism of Sultan and his ability to extract surplus from the peasant. तो अलाउद्दीन ने जो अली दरवाजा बनवाया वो सुल्तान के तो डेस्पोटिज्म शो करता है, उसका देख शो करता है कि भाई अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनवाया है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा, तो ऑब्वियसली अपने जेब से तो देंगे नहीं। जेब से कैसे देंगे? राजा कोई जो सुल्तान था, जो राजा था, वो जॉब तो करता नहीं था, अपने जेब से देंगे। जॉब भी करेगा तो भाई कितना पैसा लगाएगा? तो अब भाई बड़ा स्ट्रक्चर बनवाया तो पैसे ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा टैक्स लगाया होगा, ज़्यादा टैक्स लगाया होगा तो टैक्स पेयर से बर्डन बढ़ेगा। उस टाइम पे टैक्स पेयर थे वो कौन थे? बिजनेसमैन तो नहीं थे, और ना बिजनेसमैन थे, ना जॉब्स वाले थे, कोई नहीं था उस टाइम, ना स्पोर्ट्स पर्सन थे। उस टाइम जो टैक्स पेयर्स थे वो पीजेंट्स हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, तो टैक्स का बर्डन बढ़ेगा फिर। द सुल्तान एंड हिज नोवेल्स लिव ए लेविश लाइफ by owning a palace. The artisans and shopkeepers were included in the middle classes. The rest of population lived in a very small and congested ghettos. तो वही जो रॉयल सुल्तान एंड जो उसके नोवेल्स हैं वो एक बड़े पैलेस में रहते थे, रॉयल एंड लग्जरी लाइफ जीते थे। उसके जो मिडिल क्लास लोग थे वो शॉपकीपर्स होते थे, आर्टिसंस होते थे। उसके बाद नॉर्मल जो लोग, एक बचा कौन? किसान। तब भी वो गरीब था, आज भी गरीब है, तो वो कंजेस्टेड उस चीज़ों में रहा करता था। द टर्किश रूलर extracted all the agricultural surplus in their hand. This surplus had to be put to use and it happened in the form of grand monuments. तो जो टर्किश रूलर्स थे उन लोगों ने जो अपना टैक्स का जो मतलब एग्रीकल्चर का जो सरप्लस था, एग्रीकल्चर का जो टैक्स था पूरा अपने हाथ में ले लिया था और अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना लगाते गए। क्योंकि भाई ऐसा, लेकिन हालांकि उनके साथ ये चीज़ नहीं थी कि सॉरी जैसे ब्रिटिशर्स ने किया कि लूट के लेके जाना है, इंग्लैंड भेजना है, महारानी मंगा रही है पैसा, वो चीज़ें नहीं थी भाई। वहाँ था कि चलो एक तो कमांड करनी, कंट्रोल करना था लोगों को, तो वो टैक्स के बर्डन से कंट्रोल होते हैं। उसका जो अब इतनी सारी चीज़ें भाई ना, 10 जगह घूम के आ गए, 10 मोन्यूमेंट देख लिए, तो हमें 10 बनवाने हैं, ताकि वो 10 की जो ग्लोरी है वो हमारी एक जगह पर बनी रहे। उसके लिए चाहिए पैसा, पैसा आएगा टैक्स से, टैक्स अब लोग टैक्स क्यों भरेंगे? जब फोर्स किया जाएगा बर्डन बढ़ेगा, तो अब उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग मनमर्जी जो टैक्स वो लगाते गए यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनल कंपोजिशन। कम्युनल कंपोजिशन, तो इसके अंडर में लिखिए प्लीज राइट डाउन फर्दर। बेसिकली जो बिल्डिंग्स थी ना, वो बिल्डिंग्स पे जो रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है वो कम्युनल कंपोजिशन का रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है। जो कम्युनल या रिलीजन का रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है बिल्डिंग्स के ऊपर, वो किसी भी टाइम में हो, चाहे वो एंशिएंट टाइम में हो, टेम्पल्स पर रिलीजन का इम्पैक्ट देखने को मिलता था। जो डेटीज़ को वो लोग फॉलो करते थे उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता था। रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म या हिंदुइज्म का इम्पैक्ट। मिडेवल टाइम में भी मुस्लिम का ज़्यादा इम्पैक्ट रहा मिडेवल टाइम इंडिया के ड्यूरेशन में, तो वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्ट्रक्चर्स पे। इन मॉडर्न टाइम की बात करें तो ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, चर्चेस का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द मोन्यूमेंट्स वर इस्लामिक विच शोड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द अर्बन सोसाइटी वॉज इन द हैंड ऑफ मुस्लिम। तो मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर्स है मोन्यूमेंट्स से इस्लामिक थे, क्योंकि जो मेन पावर था वो मुस्लिम्स के हैंड में था। Expanding Muslim population in the India and subsequent rise of Indian Muslim class was reflected in the increasing number of mosque and citadel owned and built by Muslim population। तो यहाँ पे हम देखेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन का एक्सपांशन देखने को मिलता है। अब रूलर्स आ रहे हैं भाई, अरब से इन्वाइट किया अलग अलग रूलर्स ने, वो रुक गए, फिर दूसरे ने उसको हराया, तो वो सैनिक है, पॉपुलेशन है, सैनिक भी आ गए तो फैमिली बुला ली भाई उन लोगों ने, अब फैमिली बुला ली है और लोग भी आते गए अरब से, तो उसका यहाँ रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुस्लिम जो की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होती गई। और उसके बाद
अब भाई अब जिंदा हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो डेथ भी होंगी ना। अब डेथ भी होंगी तो फिर मॉस्क, हालांकि उन लोगों को टॉम्ब देखने को मिलते हैं, उसका रिलीजियस प्लेस चाहिए, जैसे टेम्पल हम लोगों ने बनाया रिलीजन के लिए बनाया ना, वर्शिप करने के लिए, तब उन्हें अपनी वर्शिप के लिए रिलीजन प्लेस चाहिए, तो फिर उन लोगों ने मॉस्क्यूज या मस्जिद है उसका डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट देखने को मिलता है। पॉपुलेशन बढ़ी, अलग अलग जगह पे अलग अलग ज़्यादा लोग रहने लगे, तो ज़्यादा ज़्यादा रिलीजन प्लेस, ज़्यादा वर्शिप प्लेस का डेवलपमेंट होने लगा, तो ज़्यादा मस्जिदों का यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सिटाडेल क्या है, सिटाडेल हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस वैली के टाइम पे, तो आप लोगों को याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना कोई बात नहीं, जाके रिवाइज कीजिए। The trade was dominated by the Arab, but the Tamil, the Kalingas, and the Gujaratis also participated in the trade. तो जो ट्रेड पे जो मेन डोमिनेशन था वो अरब का था, बट तमिल्स, कलिंगास, कलिंगास कहाँ थे, अब मेरे को बताना पड़ेगा आपको। अरे यार, तो कलिंगास यहाँ के, सॉरी यहाँ नहीं, कलिंगास यहाँ आसपास थे, यहाँ कलिंगास थे, तमिल साउथ में, गुजरात, तो इनका भी बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल था ट्रेड के ऊपर। इनका कंट्रोल क्यों था, गुजरातीज का या तमिलियंस का या कलिंगास के जो रूलर्स थे या लोग थे, क्योंकि ये जो थे वो कोस्टल एरिया में रहते, ये कोस्टल एरिया था। जो अरब्स जो और जो ट्रेड होगा वो कोस्टल के थ्रू जो ट्रेड होता था, वहाँ इन लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, क्योंकि जो मेन कंट्रोल था ट्रेड के ऊपर वो अरब का था, अरब के जो रूलर्स थे उन लोगों का था। उसके बाद ग्रैंड सराइज बिल्ट ऑन द ट्रेड रूट बाय दिस ट्रेडर्स। तो जो सराइज है, अब भाई उस टाइम पे हेलीकॉप्टर्स होते नहीं थे क्या भाई, अगर आपको यहाँ से दिल्ली तक जाना है अपने बिजनेस काम के लिए, तो आप यहाँ से उठो और जो डिस्टेंस है 45 मिनट का डिस्टेंस है फ्लाइट से, ठीक है। एयरपोर्ट का टाइम खराब होता है वो अलग चीज़ है, बट जो मेन डिस्टेंस है 45 मिनट्स का है, ठीक है। तो बस हेलीकॉप्टर नहीं देना ना, प्लेन्स पकड़ते भाई। अब उस टाइम चाहे अंबानी साहब ट्रेड के लिए जा रहे हो, चाहे कोई गरीब जो छोटा व्यापारी वो ट्रेड के लिए जा रहा हो, सबको जाना वही अपने या तो बैलगाड़ी से या घोड़े से, इन सब चीज़ों से टाइम तो लगेगा। अब होटल्स तो होती नहीं थी, ताज होटल्स तो टाइम डेवलप हुई नहीं थी, तो जो रुकने के लिए जो जगह थी वो सराय का डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये लंबे रूट पे जब ट्रेड करना है तो नाइट में, क्योंकि भाई नाइट में अनजान रास्ते होते थे, जैसे लूट पाट का डर होता था। दिन में तो इतना डर नहीं होता था, लेकिन नाइट में लूट का डर होता था। तो फिर रुकने के लिए जो सराइज का डेवलपमेंट हुआ, वो रेस्ट हाउस बोल सकते हो, होटल्स बोल सकते हो, लेकिन होटल्स तो नहीं बोलेंगे, खाने पीने का इंतजाम नहीं होता था, तो रेस्ट हाउस बोल सकते हो उस टाइम पे। तो चाहे वो अमीर ट्रेडर हो, अमीर बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, सब लोग उसका यूज़ करते थे। उसके बाद नोवेल लिव्ड अ लग्जरी एंड लेविश लाइफ because of their position and monetary condition. Warrior novels gradually transferred into pattern of sculptures. तो वही मैंने डिस्कस किया भाई, राजा था, ठीक है, अमीर आदमी, अब उसके जो नॉवेल्स थे, मंत्री वगैरह, तो उनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी, करना कुछ थोड़ा नहीं, बैठ के सिर्फ सजेशन देना होता था, सैलरी मिल रही है, अब ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सिक्योरिटी मिलती थी, मैं रहने की जगह मिलती थी बढ़िया, तो वो लोग लग्जरी लाइफ जीते थे। उसके बाद जो वॉरियर नॉवेल्स हुआ करते थे, जो सेनापति या योद्धा होते थे, उन लोगों को ना कल्चर के पैटर्नेज में ट्रांसफॉर्म किया कि भाई चलो अब ज़्यादा सिक्योरिटी या सेफ्टी है, तो अब आप लोग ने जो कल्चर है उसकी सेफ्टी पर भी ध्यान दो थोड़ा। एक्सचेंज ऑफ स्किल्स एंड ट्रेडिशंस, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ स्किल्स एंड ट्रेडिशन। तो क्या एक्सचेंजेस हुए बिटवीन इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर फॉर्म्स। तो ओवरली अरब से इस्लामिक आर्किटेक्चर था, वो लोग बाहर से आए, तो कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर पर देखने को मिलता है, कुछ यहाँ के इंडियन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट इस्लामिक आर्किटेक्चर पर देखने को मिलता है। तो इल्तुतमिश चेंज आर्किटेक्चरल मेथड, प्रीवियसली मटेरियल from Hindu buildings had been used for constructing mosques, but in 1230 when he extended the Quwwat ul Islam Mosque,
He used stone especially for the purpose. This gave the addition a more Islamic appearance. तो इल्तुतमिश ने चीज़ चेंज की। प्रीवियसली होता था कि जो जो यहाँ के जो लोकल स्ट्रक्चर्स थे या लोकली जो अवेलेबल मटेरियल थे, मतलब उन लोग स्ट्रक्चर से मटेरियल लेके वो लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं। पर इल्तुतमिश ने इस चीज़ों को चेंज किया 1230 में, और सेपरेटली जो वो मुस्लिम अपीयरेंस है सबसे फिर यहाँ से देखने को स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा Islamic appearance. Not only scholars but artisans as well came to Delhi as refugees, and they found a ready market for their skills in the expanding Muslim states. तो जो अरब रूलर्स आए, उनके सैनिक्स आए, तो उसके बाद वहाँ के जो आर्टिसंस थे, बिजनेसमैन थे, उसके बाद स्कॉलर्स थे, वो लोग भी आए। वही चलो हमारा राजा रह रहा है, तो अब भाई सिंपल सी चीज़ है, बंदा बाहर से आया है, उसको अपना इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलपमेंट करवाना है। दो चीज़ें, पहले तो इन लोगों को पता नहीं कि कैसा क्या बनता है। उस टाइम पे व्हाट्सअप तो था नहीं भाई, चलो फोटो क्लिक कर दो ये बना देगा, भाई पॉसिबल नहीं था। दूसरी चीज़, भाई जब मेरे वहाँ के लोग हैं तो इनको 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 पैसा क्यों खर्च करूँ, इनका फ़ायदा क्यों करवाऊँ मैं, उन लोगों को बुलाते हैं। तो और कुछ बुलाए, कुछ लोग रेफ्यूजीज़ के उसमें आ गए। चलो भाई अब यहाँ इतना मार्जिन नहीं है, मैं सोचा बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, बहुत बड़ा मार्जिन होगा, अपना काम जाके वहाँ संभालते हैं। तो स्कॉलर्स भी आए, आर्टिसंस भी आए इंडिया में, और अपना मार्केट उन लोगों ने सेट किया। हालांकि फिर ये लोग मुस्लिम्स टाइम में अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग रहे, अपना काम किया, बट जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं इन लोगों का दाना पानी बंद हो जाता है। क्यों? अब उन्हें चाहिए अपना चर्च। तुम्हें कैसे पता चर्च कैसे बनता है? तुम तो बोलो चर्च बनाओ, तुम चर्च के ऊपर जो ट्रायंगल है उसकी जगह तुम डोम बना दोगे, तो फिर अब हमें हमारा आर्टिसन चाहिए, तो फिर उन लोगों ने अपने आर्टिसंस लेके आए। दूसरी चीज़, तुम्हारा फ़ायदा क्यों करवाए, अपने आर्टिसंस का फ़ायदा कराते हैं। सेम चीज़ हमेशा चलती रही। हिस्ट्री में हमेशा चीज़ बोलता हूँ मैं कि हिस्ट्री में जो होता है डेट और टाइम और जगह चेंज होती है, बट जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटना है, वो सेम रहती है। तो हमेशा सेम सारी चीज़ होती गई। आज भी वही होता है, आज भी वही चीज़ हो रहा है कि रिलीजन को लेकर इंडिया में कि भाई दूसरे रिलीजन का बंदा है, दूसरे रिलीजन का कोई जगह शॉपकीपर है दूसरे धर्म का, तो उस तुम्हारा फ़ायदा क्यों करवाऊँ मैं? तुम्हारा फ़ायदा लॉस होगा ना, ताकि तुम्हारा घर ठीक से ना चले। भले ही भाई अगर मुझे कोई चीज़ ऐसे परचेस करनी है, वो दुकान साइड में है, बट वो किसी और रिलीजन के इंसान की है। मोस्टली अभी लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं इंडिया में करेंटली कि वो उससे परचेस नहीं करेंगे कि उसका फ़ायदा ना हो, भले वो थोड़े दूर जाके अपने रिलीजन के लोगों से कर लें। बट वी ऑल आर इंडियंस, तो शायद ये चीज़ें एटलीस्ट सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का। One important result was that the indigenous Indian artistic element ceased to be dominant in Delhi during this period. तो इंडियन आर्टिस्ट थे, जो उनका जो काम था वही ठप पड़ेगा ना भाई। दूर से बाहर के जो लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, काम तो बाकायदा हो रहा है, बट यहाँ के लोगों का काम कम हो गया था, तो थोड़ा इम्पेक्ट पड़ा उन लोगों की इकोनॉमी पे। इस्लाम डजंट परमिट इमेज ऑफ वर्ड्स एंड एनिमल्स, so geometric design and calligraphy came up, which was an Indian style. तो मैंने आपको हमारा जो मेडिवल का जो लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपको बताया था कि इस्लाम जो एनिमल्स है, ह्यूमन्स है, वर्ड्स है, इनके डिज़ाइंस को परमिट नहीं करता है। तो उसके हिसाब से भाई डिज़ाइन तो बनाने, टेस्ला की कार से ऑडी की कार के डिज़ाइन तो उस टाइम होते नहीं थे, हेलीकॉप्टर से प्लेन तो नहीं थे जो बनाते हैं। अब सामने से दिखती क्या थी, पीपल्स, वर्ड्स या एनिमल्स, तो उनका वो परमिट नहीं कर रहा है। तो जो पेड़ वगैरह, पत्तियाँ, लोटस और जो वेल आइकन जो हिंदू रिलीजियस थे उन लोगों ने कॉपी किए, वो रखी, वो डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर रिफ्लेक्ट इन आर्किटेक्चर। तो एडम थर्ड हेडिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर रिफ्लेक्ट इन द आर्किटेक्चर। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर मतलब तो सेंट्रलाइज उस टाइम तो एक ही पावर होती थी ना, जो मेन पावर दिल्ली में थी वही मैक्सिमम पार्ट इंडिया के पार्टों का कवर करके रखी हुई थी। तो फिर आर्किटेक्चर में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो सकता है? तो नहीं भाई, वो चलो उसका कंट्रोल है, ठीक है, वो किसी और रिलीजन का है, तो वो अपने जहाँ पे वो इस्टेब्लिश है, जहाँ से वो रहकर पूरे इंडिया पर राज कर रहा है, वहाँ जो डेवलपमेंट करवा रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। बट कहीं और हिंदू रूलर्स हैं तो उन्हें वो आर्किटेक्चर नहीं बनवाना ना, तो
बंगाल में आप देखें कहीं कुछ और आर्किटेक्चर बन रहा है, जो लोकल प्रोविंसेस है उनके अकॉर्डिंग जो उनका जो कल्चर है वो अपने अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर बन रहा है, लोकल कल्चर का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जो दिल्ली में जो आर्किटेक्चर बन रहा था वो उसका सेंट्रलाइजेशन पूरे इंडिया में नहीं हुआ, और अच्छी चीज़ भी है। तो in the provincial capital, however, the influence of the refugees artisan was slight and the indigenous style remained important. तो indigenous जो local style थी वही important थी। जो refugees artisans आए थे वो लोग हर जगह उनका impact नहीं था, मोस्टली उनका जो मार्केट था दिल्ली में था, या फिर जो दिल्ली के जो रूरल इलाका जैसे शाहजहाँ थे। अब भाई जो आर्टिशंस है वो दिल्ली में रह रहे हैं, बट भाई को ताजमहल बनवाना था कहाँ पे, भाई साहब को आगरा में, तो फिर उन्हीं आर्टिशंस को लेके गए होंगे वहाँ पे। इन बंगाल द मुस्लिम रूलर डेकोरेटेड देयर बिल्डिंग विद कार्विंग विच इज़ ऑब्वियसली द वर्क ऑफ हिंदू क्राफ्ट्समैन। अब बंगाल के जो मुस्लिम रूलर्स थे उस टाइम पे उन्होंने अपना आर्किटेक्चर डेवलप करवाया। तो भाई वही चीज़ ना, भाई बाहर के लोगों क्यों पैसा खर्च करो, मेरे यहाँ के लोग अच्छे आर्टिशंस हैं यहाँ पे, तो मैं भले वो किसी रिलीजन के हो क्या फ़र्क पड़ता है, तो उन्हें पैसा दूंगा, जो इकोनॉमी यहाँ सरप्लस होगी यहाँ के लोगों का फ़ायदा होगा। तो उन्होंने अपने लोकल आर्टिशंस की हेल्प से वहाँ के अपने जो आर्किटेक्चर है वो डेवलप करवाए। एंड इन गुजरात they adopted the local style of Muslim need to create some of India's most beautiful buildings. This went against the more Islamic design of building in the Delhi region. Then next point जो है next heading threat of Mongol invasion. Threat of मंगोल इन्वेजन का डर भी लगा रहता था। ये डर किसको सबसे ज़्यादा किसको था, खिलजी डायनेस्टी को, अलाउद्दीन सबको सबसे ज़्यादा डर था भाई कभी आके वो ना कर सके। तो द सिटीज डेवलप्ड एज अ मिलिट्री कैम्प इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिल्ली फ्रॉम द रिवेंज या इन्वेड ऑफ मंगोल्स। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी फोर्टिफाइड अ कैंप ऑफ एट सीरी। तो वही भाई डर था ना कि मंगोल आके अटैक दिल्ली पर अटैक ना करे और कैप्चर ना कर ले या कुछ लूटपाट ना हो जाए। तो फिर उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। जो सीरी का जो फोर्ट आप देखते हैं तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने भाई फोर्ट ना देखो पूरे टेरिटरी को सेफ नहीं करना था, खुद को सेफ करना था। मेन चीज़ ये थी, वो कोई भी राजा होता था वो चाहे वो किसी कल्चर हो किसी रिलीजन का हो, मेन चीज़ थी कि किसी टेरिटरी पे दूसरे राजा का तब तक कब्जा नहीं होता था तब तक वो या तो उस राजा को हराना दे या उसे मारना दे। तो खुद को सेफ करके फिर अटैक सेफली अटैक करोगे तो फायदा होगा। तो वही सीरी का जो फोर्ट है वहाँ फोर्टिफिकेशन किया अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि मंगोल्स का जो इन्वेड का डर था मंगोल इन्वेडर्स का, इससे कारण उससे बचने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमी एंड आउटसाइड डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट ऑन द आर्किटेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमी एंड आउटसाइड डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट द तुगलक इन द 14th century introduced a new and austere। भाई अब इस एक वर्ड आया ऑस्टर, इसका मीनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं पूरा पॉइंट जो वो आपको डिक्टेट कर दूं, उसके बाद इसका हम लोग मीनिंग डिस्कस करेंगे। द तुगलक इन द 14th century इंट्रोड्यूस अ न्यू एंड ऑस्टर्स फेस इन आर्किटेक्चर। तो जो तुगलक था मतलब अभी इसका मतलब होता है या तो कंजूस हो सकता है या सोच समझ। अब मतलब भाई कंजूसी से भाई साहब ने काम किया, भाई ये हो सकता है कि दूसरा मीनिंग इसका हो सकता है कि सोच समझ के खर्च किया, मतलब बहुत चलो ठीक है पैसा है रूल कर रहा है तो मतलब नहीं अंधाधुंध पैसा उड़ा दें और फिर इकोनॉमी बढ़ा टैक्स बढ़ा के फिर जो अपने प्रजा है अब जो पीजेंट्स है उन पर बर्डन डालें। नहीं, भाई ने जो खर्च किया वो अपने जो स्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट भी करवाया और जो खर्च किया वो सोच समझ के खर्च किया। सोच समझ के खर्च किया होगा, लोकल क्राफ्ट्समैन ने उनका यूज़ लिया होगा ताकि कम पैसे देने पड़े, लोकली मटेरियल से उसका यूज़ किया होगा ताकि दिक्कत न मतलब बाहर से मंगाना ना पड़े। And then Muhammad Tughlaq, who shifted his capital from Delhi to Daulatabad, had no interest in the old city। तो तुगलक ने जो थी वो अपनी कैपिटल थी वो शिफ्ट की तुगलकाबाद, जो उसने डेवलप किया था, सॉरी दौलताबाद जो डेवलप करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उसके बाद जब नई सिटी डेवलप की
तो अपनी जब कैपिटल शिफ्ट की वहाँ पे, तो उसको पुरानी सिटी से कोई इतना मतलब नहीं रहा। तो जब कोई नई चीज़ हम ले लेते हैं तो पुरानी चीज़ों पर इग्नोर करते हैं और उसकी इतनी केयर नहीं होती, तो वही सेम चीज़ हुई। तो फिर उसका जो पूरा ध्यान था वो नई सिटी पर रहा, दिल्ली पे इतना ध्यान नहीं रहा उसका। कंस्ट्रक्शन ऑफ सराइस रिफ्लेक्टेड द कंटिन्यूटी एंड ईज ऑफ ट्रेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सराइस का डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन जो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड बढ़ेगा, लॉन्ग रूट पे जब लोग जाएंगे तो रुकने के लिए सराइस की ज़रूरत पड़ेगी, रेस्ट करने के लिए। तो सेफ्टी पर्पस, वैसे जंगल में तो कोई रेस्ट नहीं कर सकता ना, सराइस तो वहाँ थोड़ी सिक्योरिटी होती थी। जो जिस राजा की या टेरिटरी में वो सराय होती थी, वहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी रखता था, और उसके उसमें वो लोग टैक्स भी लेते थे। The many buildings erected in Delhi during the reign of his successor Firoz Shah show a serve simplicity, possibly due as much to the need for economy as Firoz on strict orthodoxy। तो भाई ऑर्थोडॉक्स था, ऑर्थोडॉक्सी क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे देखो, अब आपको होना ज़रूरी बना, जो काजी लोग थे, आप उनका सपोर्ट ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं लेंगे, आप अपनी मनमानी करेंगे, जैसे अकबर ने की भाई, चलो जो जो पॉलिटिकल चीज़ है वो मैं अपने देख लूँगा, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो अकबर ने की भाई, पूरे इंडिया पे कंट्रोल था, बड़ा राजा था, बगावत की कोई चांसेस नहीं था, बट ये इतना कंट्रोल नहीं था, छोटे राजा थे, तो मतलब काजी इसकी जो हेल्प लेनी पड़ेगी ना फिर काजी बोल देंगे भाई, ये प्रजा को भड़का देंगे कि ये दूसरा बंदा है, ये अल्लाह का बंदा है, सपोर्ट करेगा आप लोगों को, इसको राजा बनाओ, इसको हटा दो। तो भाई उन लोगों का सपोर्ट लेना ज़रूरी था, क्योंकि इकोनॉमी भी गिर रही है। तो अगर इतना आप डेवलपमेंट करवा रहे हो, स्ट्रक्चर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, इकोनॉमी गिरनी है, तो इकोनॉमी गिरेगी, टैक्स बढ़ेगा तो लोग वैसे ही भड़केंगे। लोग एक साइड भड़के रहे हैं, दूसरी साइड से अगर आप इन लोगों को भी अगर हताश करते हो, इन लोगों को भी डिनाइट करते हो, इन लोगों की मनमानी नहीं चलने देते हो, तो फिर वो उस भड़के हुए प्रजा को और भड़काएंगे, उसके बाद सरकार गिर जाएगी आपकी। तो इससे बेटर यही है ना कि भाई उन लोगों को तो इसलिए ऑर्थोडॉक्स होना ज़रूरी था उस बंदे के लिए। तो उस टाइम पे हाँ, अकबर के टाइम से मुगल टाइम में इतनी नहीं मिलती है, और ड्यूरिंग अकबर के टाइम पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया पे रूल था, इतना बड़ा एम्पायर था कि फिर फ़र्क नहीं पड़ता था, अगर आप लोगों को जाना तो आप लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटे रूलर थे, छोटे एम्पायर्स थे, उन लोगों के लिए ज़रूरी था कि वो अपने जो काजी या जो सपोर्टर्स है, जो सलाह देने वाले लोग हैं, उन लोगों की बात चले, उन लोगों की मनमानी चलने दें, वो लोग मनमानी ही करते थे पॉलिटिकल पावर्स में, पॉलिटिकल चीज़ों में। अंडर द लोधीज देयर इमर्ज्ड अ बाइगरियस एंड कैथोलिक स्पिरिट ऑफ डिज़ाइन रिप्लेड विद द क्रिएटिव एनर्जी एंड इमेजिनेशन। The explanation is probably that with the conversion of the Mongol to the Islam and the reduction of the Chaos in the Central Asia, inspiration from Persia was now available in architecture as in literature। वही सेम चीज़ है भाई, अलग अलग चीज़ों का जो इम्पेक्ट है वो आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। यहाँ पे पर्शियन जो आर्किटेक्चर का इम्पेक्ट है वो देखने को मिलता है मुगल आर्किटेक्चर्स में। In architectures, as in other sphere of culture, the Indo-Islamic society was enriched by the dislocation in Central Asia and Persia caused by the Mongol invasion। The next heading है Indo-Islamic architecture। Sixth heading Indo-Islamic architecture। The early building of the Slav dynasty consisted the false domes and false arches। तो false dome, false arches, true arches, true domes हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रू आर्चेस एंड ट्रू डोम्स स्टार्टेड टू अपीयर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अलई दरवाज़ा बाय द साइट ऑफ कुतुब मीनार बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसे ये जो मेन 6 पॉइंट थे, जो अलग से जो मेंस के पर्सपेक्टिव थे कि भाई उन आर्किटेक्चर्स का डेवलपमेंट का मतलब, तो उस आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट सोसाइटी पे क्या पड़ा, और सोसाइटी और जो रूलर्स का जो इम्पेक्ट है उन आर्किटेक्चर्स पे क्या पड़ा, और क्या चीज़ें किसके इम्पेक्ट कहाँ पे किस चीज़ पे देखने को मिलता है, और किसके इम्पेक्ट से किस चीज़ में कितना सुधार आता है, कितना इकनॉमी पे किसका कितना फोकस था, इकनॉमी कहाँ कितनी डाउन होती है, कितना फोकस बढ़ी। पॉलिटिकल पे जैसे बोला कि फिरोज शाह के टाइम पे जो काजीज थे उन लोगों का सपोर्ट लेना उसके लिए ज़रूरी था, तो वो इसलिए उसको ऑर्थोडॉक्स होना बहुत होना पड़ा। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। जो
ये जो लेक्चर था पूरा मेंस के पर्सपेक्टिव से था आपका। तो मेंस में अगर इस टाइप से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सेम अगर आप पढ़ते हो चीज़ ध्यान में आती है ठीक है, बट नहीं आती है तो अब राजा और जगह का नाम चेंज करके सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ना अप्रॉक्सीमेटली सेम चल रही थी हर जगह। तो इकोनॉमी पे सेम, जब अगर आप भाई स्ट्रक्चर बनवाओगे, पैसा खर्च करोगे तो इकोनॉमी डाउन होगी तो सेम चीज़ें वही होगा कि भाई टैक्स बढ़ेगा तो बर्डन बढ़ेगा, पीजेंट्स पे विद्रोह होने के चांसेस हो सकते हैं। सारी चीज़ें ना यही थी। तो बस वो आपको अपने थोड़े सोच से वो करना है। और उसके बाद कुछ चीज़ें अगर मेडावल टाइम की भी या एंशियंट टाइम की हम लोगों ने डिस्कस किया, मॉडर्न आर्किटेक्चर की कुछ करंट अफेयर में रहती है तो फिर आप उसे करंट अफेयर से देख के उसे कंप्लीट करके कवर अप कीजिएगा।